हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद चैनल पर, जिसमें आज हम लोग न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी के पार्ट 1 को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे। ये आपका 20th यूनिट है, एटम से न्यूक्लियाई वाला ही पार्ट है ये, तो जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी को अलग से कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं हर बार की तरह, और एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पीडीएफ आप लोगों की लर्न विद डिफेंस ऐप पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर पीडीएफ को रीड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स पार्टिकल, यानी कि न्यूक्लियस नाभिक और उसके कण के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि नाभिक का वर्गीकरण। फिर हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, यानी कि नाभिक का आकार, और शेप के बारे में भी बात करेंगे, यानी आकृति, और डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का घनत्व। और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस के बारे में जानकारी के साथ। तो न्यूक्लियस आखिर होता क्या है? तो जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड मॉडल द्वारा स्मॉल पॉइंट जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड था, यानी कि ये आपका अगर एटम है तो जो सेंटर पॉइंट था, यानी कि बीच में एक छोटा सा पॉइंट था जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड था और उसका मास था, उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी, तो इसका एक सेपरेट टॉपिक बनता है न्यूक्लियस। तो आज हम लोग इसको डिटेल पढ़ने वाले। तो जैसे कि हमने आपको वहां पर बताया था, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, यानी जो नाभिक का आकार होता है, वह आपका 1 लाख गुना छोटा होता है एटम के साइज से। जो रेडियस थी आप लोगों की एटम की, वह 10⁻⁻10 मीटर हुआ करती है, और जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वह आपकी 10⁻15 मीटर होती है, जो कि आपका 1 लाख गुना लगभग छोटा है। जिसका बेसिक आपका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, वह ये है कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हो उसमें एक नीडल, यानी कि सुई, उसका जो आगे का पॉइंटर होता है उस बराबर ये आप लोगों का नाभिक कहलाता है। क्लियर है? यानी कि जो आपका कमरा है वो आपका क्या हो गया? एटम, और उसके अंदर जो सुई है और उसके आगे का जो पॉइंटर है वो आप लोगों का क्या हो गया? नाभिक, जहां पर पूरा मास एटम का कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? तो इसी के बारे में आज हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं। न्यूक्लियस आप लोगों को समझ में आ चुका है, जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है, और इसके जो ऑर्बिट्स होती हैं, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। क्लियर है? तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसके पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि अभी बात हो रही थी, न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और जो एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पर, उसे हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों का इसका पार्टिकल के तौर पर काउंट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या, जिसके आधार पर आप लोगों के एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट आप लोग एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, वो आप लोगों का नीचे की साइड लिखा जाता है, जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और यही अगर आप लोगों का एक न्यूट्रल एटम है, यानी कि एक उदासीन परमाणु है, तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी आपके बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यही आपका यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय जेड, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जो कि आपका न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सेकेंड नंबर पर आता है मास नंबर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट में हम लोग ऊपर की साइड उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर आप लोगों का मास नंबर होता है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और जो आपका मास नंबर है वो आपका समेशन होता है किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है मास नंबर, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा इसमें। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उन सभी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर इसी को हम लोग AMU से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आपका क्या हो जाता है? एटॉमिक मास। तो वही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 AMU।
तो यहाँ पर द्रव्यमान की जगह संख्या कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियाइड के बारे में। न्यूक्लियाइड क्या होता है? तो जैसे कि अभी हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स से, तो इसी को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका नीचे आता है जेड, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, और ऊपर आता है आप लोगों का मास नंबर, जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अ न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट एक्स जेड ए। क्लियर है? तो जहां पर आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, एक्स आपका केमिकल सिंबल है किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो आपका हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपका कार्बन हो, कुछ भी हो सकता है। और जो नीचे होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड होती है, और जो मास नंबर है वो आपका ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सिंपल सा आपका न्यूक्लियाइड कहलाता है। तो ये पॉइंट्स हमें क्यों जरूरत पड़ रही है जानने की? क्योंकि जो आगे हमारा रेडियो एक्टिविटी आने वाला है उसमें काफी जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक रिवीजन है, और इसमें से कुछ एक आध क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोगों को एंड तक पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई आप लोगों का 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार और आपका आइसोमर। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। जो बुक में आपको ऑर्डर दे रखा होता है, पहले देते हैं आइसोटोप, फिर देते हैं आइसोबार, तो हम इस ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप, फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोन। तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो आइसोटोप्स को हम आपको याद करने का सिंपल सा तरीका बताते हैं, जिनका टॉप चेंज हो। टॉप में क्या आता है आपका? मास नंबर, यानी कि जहां पर आपका मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके सेम लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके डिफरेंट, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक मास आपका डिफरेंट हो, उसे हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। और सिंपल शब्दों में जिसका टॉप चेंज हो। क्लियर है? तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जेड आपका सेम हो गया लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से जो ए है वो आपका चेंज होगा। क्लियर है? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। जैसे कि आप लोगों ने क्लोरीन के आइसोटोप देखे होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो मास नंबर है वह 35 होता है। और एक और क्लोरीन का ही आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, यानी कि जेड आपका सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। किसकी वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल सा आपका A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये Z बराबर आप लोगों का क्या होता है? प्रोटॉन की वैल्यू। तो प्रोटॉन की वैल्यू होगा 17 है और वह आपका 35 है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। तो इसमें आपके 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। आइसोटोप अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ऊपर का डिफरेंट है, यानी कि जिनका टॉप चेंज हो। और अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स। आइसोबार को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइसोटोन क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है और आइसोटोन में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, यानी कि ये आपका सेम होगा। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक। इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर जेड आपका डिफरेंट रहने वाला है। और जब आपका जेड डिफरेंट रहेगा तो वो आपके 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 अलग अलग एटम होंगे। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चलें, एक एक्स एटम है, एक वाई एटम है, और इस एक्स एटम का जो एटॉमिक नंबर है वह 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका मास नंबर 7 है और इसका मास नंबर 8 है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है और मास नंबर भी सेम नहीं है। क्लियर है? लेकिन इन दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वह सेम निकलेंगे। कैसे? P की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 7 - 3 4। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है? 4 और N की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो आपके सेम आ गए। आइसोटोप्स में टॉप चेंज रहता है लेकिन प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, और इसमें आपके प्रोटॉन डिफरेंट रहेंगे एज वेल एज A आपका डिफरेंट रहेगा। ये आपका A के बराबर है, ये भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम रहेंगे। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमने क्यों कवर किया?
तो जैसा कि पिछली स्लाइड में आप लोगों का लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, और चूंकि आपका जो मास नंबर है वो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो आइसोटोप्स में आपका P सेम हो गया, आइसोटोन में आपका N सेम हो गया, और इसका थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा जिसमें आपका एटॉमिक मास सेम होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार, यानी कि जिसमें बार चेंज होगा, बेस चेंज रहे उसे हम लोग आइसोबार बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कोई भी एग्जांपल दे देता है तो आप लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आइसोबार है, आइसोटोप है या आइसोटोन है। क्लियर है? तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि n की बराबर नहीं है ये। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि वहां पर मास नंबर में लिखा हुआ था, मास नंबर A आपका बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपका A है, सिंपल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि A आपका सिंपल सा सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है। तो प्रोटॉन्स डिफरेंट हुए, इसका मतलब फिर से आपके एलिमेंट डिफरेंट होंगे, यानी कि एटम अलग अलग होंगे, लेकिन उसका जो मास नंबर होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये आपका दो एटम है, एक X है एक Y है, जिसमें आपका जो मास नंबर है वह सेम है। मान लेते हैं ये आपका A है, ये भी आपका A है, लेकिन जो आपका Z है वो आपका डिफरेंट है, ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है। जिसे हम लोग अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें तो कार्बन का आपका आइसोटोप जिसका मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का मास भी 14 है मास नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों का जो मास नंबर है A वह क्या है, सेम है, जिसे हम लोग आइसोबार बोलते हैं, यानी कि जिसमें बेस आपका डिफरेंट हो। आइसोटोप में आपका टॉप चेंज था जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। आप इसे सिर्फ एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, आइसोबार में बेस डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर A आपका सेम रहता है। और अगर हम लोग बात करें आइसोटोन में, तो ना तो आपका A सेम रहता है ना ही आपका Z सेम रहता है, लेकिन क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। N से आप लोग उसके कोरिलेट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें काफी डाउट रहता है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में होते हैं तो एक कंफ्यूजन आ जाता है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोटोप्स है। और अब हम लोग बात करेंगे आइसोमर की। आइसोमर आप लोगों ने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़े होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, तो ये आपस में दो आइसोमर है। तो जैसे कि आप सभी को याद होगा, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C4H10। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का, तो वह आपका कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये आपका सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें आइसोब्यूटेन की, तो उसमें एक कार्बन आप लोगों का नीचे आ जाएगा, किसी भी कार्बन से अटैच हो जाएगा, कार्बन कार्बन अटैच होगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो एनर्जी स्टेट है या कॉन्फ़िगरेशन है वह चेंज रहेगी। उसे हम लोग आइसोमर बोलेंगे। और अगर हम लोग आइसोब्यूटेन का फिगर देखें या स्ट्रक्चर देखें तो वह कुछ इस तरीके से रहेगा, CH3 CH, और यहाँ पर आप लोगों का एक और CH3, और यहाँ पर भी आप लोगों का CH3। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। तो इन्हीं को हम लोग आइसोमर बोलते हैं, जिसका बेस आप लोगों का या जिसकी इंपोर्टेंस ज़्यादातर आप लोगों की केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सेम मास नंबर रहेगा, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट रहेगी। क्लियर है? तो उसे हम लोग आइसोमर बोलेंगे। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियाई का। अब हम लोग बात करेंगे शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि आकृति, आकार और नाभिक का घनत्व। क्लियर है? तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो जो शेप होती है न्यूक्लियस की वह स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है इस तरीके से, जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, यानी कि परफेक्ट स्फेरिकल नहीं रहती है।
तो शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप सिंपल इसे टिक करके रहोगे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको बताया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आया था कि जो साइज होता है न्यूक्लियस का वह आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि जो नाभिक का आकार होगा वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के, द्रव्यमान संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा साइज होगा न्यूक्लियस। क्लियर है? तो अगर ये स्फेरिकल है तो जो इसका साइज होगा वह भी क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक साइज होगा, यानी कि वॉल्यूम होगा, जिसे हम लोग वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे। तो V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A के, जो कि मास नंबर है। और V को अगर हम लोग निकालें जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी रेडियस R है तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। तो जो R होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? A की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ A, मास नंबर के क्यूब रूट के बराबर होती है। और इस पे आपका जनरली एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इसको मत ऐड करना। वहाँ पर आप लोगों को रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताई थी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जब आप लोगों से न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है तो अब आप इसका यूज़ करेंगे, और जब आप लोगों से ऑर्बिट के बारे में पूछा जा रहा है तब आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का सिंपल सा रेशियो पूछ लिया जाता है, या फिर आपका मास नंबर दे देगा और आप लोगों से R1 R2 का रेशियो पूछेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का घनत्व। तो जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास नंबर आ जाएगा जो कि होगा आपका A, और वॉल्यूम अभी हम लोगों ने देखा 4/3 पाई आर क्यूब, और R आप लोगों का क्या हो जाएगा? A की पावर 1/3। तो यहाँ से अब आप लोग देखोगे, इसको रख लेते हैं A 4/3 इंटू पाई आर क्यूब की वैल्यू A की पावर 1/3, इसकी पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल और A से A कैंसिल। यानी कि जो आपकी डेंसिटी है वह आपकी निर्भर ही नहीं कर रही है मास नंबर पर। क्लियर है? साइज ऑफ न्यूक्लियस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर 1/3 के, लेकिन जो डेंसिटी है वह आपकी इंडिपेंडेंट है A से, यानी कि A 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये अक्सर आप लोगों से MCQ में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे 1/4/3 इंटू पाई, और यहाँ पर अगर हम लोग मास रखें तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई कर देना होगा 1 AMU से, तब यहाँ पर आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कुछ अराउंड आपकी आएगी 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि आपकी वाटर की डेंसिटी से 14 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 10⁻14 टाइम ज़्यादा होती है। क्योंकि मास आप लोगों का सुई की नोक के बराबर कंसंट्रेटेड होता है एक पॉइंट पर, तो इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? और इसी तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जो कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। तो न्यूक्लियर फोर्स आप लोगों की किस किस के बीच में एक्ट करेगी? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो अगर हम बात करें तो F आपकी NN यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकती है, F आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकती है, और F आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकती है। तो ये इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर कुछ 10 MCQ को कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C 10⁻15 मीटर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। ये आपकी रेडियस ऑफ एटम है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या है, और नाभिक की त्रिज्या आप लोगों की 10⁻15 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज, यानी कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह आपकी द्रव्यमान की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, परमाणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक वेट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर,
यानी कि द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द्वारा, वी आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और आर यहाँ से निकल कर आता है ए की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, अ न्यूक्लियाई हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है लेकिन प्रोटॉन या परमाणु संख्या विभिन्न होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी आइसोटोन्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा न्यूट्रॉन की बात हो रही है, सेम न्यूट्रॉन है यानी कि ए भी आपका डिफरेंट होगा, जेड भी आपका डिफरेंट होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, और सेम न्यूट्रॉन्स हैं तो उसे हम लोग आइसोटोन्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड द मास नंबर ए इज। यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या आप लोगों से पूछी गई है एक परमाणु में जिसमें जेड आपका परमाणु नंबर है यानी परमाणु संख्या है और द्रव्यमान संख्या ए है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ए माइनस जेड को चुनना है उन सभी का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके किसके बराबर होते हैं, जेड के, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, यानी कि नाभिकीय बल किसके बीच में लगता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। न्यूक्लियर फोर्स आप लोगों की न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियॉन इज अ कॉमन नेम फॉर, यानी कि न्यूक्लियॉन आपका किसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग बार बार न्यूक्लियॉन बोलते आ रहे हैं और आपको बताते हुए आ रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 20 एंड द मास नंबर 40, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई यदि परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या आपकी 40 है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 8 20 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो यहाँ पर Z बराबर आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एटॉमिक नंबर दे रखा 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ ले, वो कितने होंगे 20। क्लियर है। अगर यहीं पर आप लोगों से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लेता तो वह क्या होता, वह भी 20 होता, क्योंकि A बराबर क्या है, A बराबर आप लोगों का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की वैल्यू 20, A की वैल्यू 20, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। क्लियर है। A की वैल्यू आपको यहाँ पर 40 है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 20 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस वेरीज विद द मास नंबर A इज, यानी कि जो मास डेंसिटी होती है, डेंसिटी वह आपकी किस तरीके से वेरी करती है मास नंबर के साथ। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी A की पावर 1/3 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी A की पावर 0 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि अभी आपको करके भी बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास की वैल्यू हो जाएगी A × 1 AMU और वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πr³। R की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करें इससे तो A की पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A पर ये डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि A की पावर 0 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूक्लियर फोर्स किसको ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ऑलवेज इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी के तीसरी घात या घनमूल नियम का पालन करता है, या एक ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, या इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय बल होता है उसकी शक्ति के बराबर होता है। तो ये अभी हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट में नहीं किया था, तो आप लोग
इसे नोट भी कर सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स आपकी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन स्टूडेंट्स ने चुना है उन सभी का आंसर राइट है। और अब हम लोग देखेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। फॉर अ न्यूक्लियस टू बी स्टेबल द करेक्ट रिलेशन बिटवीन न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर Z इज। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट कराया गया है उससे ये बाहर है। अगर आप लोगों से ये नहीं बनता है तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोर डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट पार्ट के MCQ के क्वेश्चन को। MCQ को द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम प्रोड्यूसेस। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जीमन इफेक्ट को बताया, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर जीमन इफेक्ट को डिस्कस भी किया था। स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना है मैग्नेटिक फील्ड्स में, उसे हम लोग जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर यही स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती हैं तो उसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लर्न विद डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को कवर करेंगे और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स को स्टार्ट करेंगे और आप लोग फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं लर्न में ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। और अब पेड टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल भी मत पूछिए, क्योंकि ये समय अब आपका टेस्ट सीरीज परचेज करने का नहीं है। तो प्लीज़ इस टाइप से व्हाट्सएप पर बिल्कुल भी मत पूछिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज नहीं किया है तो वो लोग लर्न विद डिफेंस ऐप को डाउनलोड करके उसकी PDF को पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। PDF अपलोड कर दी गई है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।